हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ मास एक्शन यानी द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम से। द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम के द्वारा हम जानेंगे किसी भी जो रिएक्शन होती है उसकी रेट कैसे सक्रिय द्रव्यमान या जो अभिकारक होते हैं उनके कौन से द्रव्यमान पर निर्भर करती है, इसके बारे में हम जान पाएंगे। आगे हम देखते हैं। देखिए, द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम यानी लॉ ऑफ मास एक्शन। देखिए, विल्हेमी ने 1815 में शर्करा के जलीय अपघटन के अध्ययन के दौरान उन्होंने मालूम किया कि जैसे जैसे शर्करा की सांद्रता बढ़ाई जाती है, जल अपघटन अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। इसी प्रकार शर्करा की सांद्रता घटाने पर अभिक्रिया वेग भी घटता है। तो जो इस लॉ ऑफ मास एक्शन का जो रिजल्ट्स आने वाला था वो यहीं से आने वाला था कि जैसे जैसे विल्हेमी ने जल अपघटन करवाया शुगर का, तो उन्होंने देखा कि जैसे जैसे हम अगर शुगर की मात्रा बढ़ा देते हैं तो जल अपघटन की मात्रा भी बढ़ जाती है, और हम कम कर देते हैं तो जल अपघटन की मात्रा कम हो जाती है। इसी प्रकार बर्थलोट और स्टैन गिल्स ने एसिटिक अम्ल के एस्टरीकरण का अध्ययन किया और पता लगाया कि जैसे जैसे अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाते हैं एस्टर वैसे वैसे एस्टर है उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है। और तो मतलब जैसे जैसे अभिकारकों की सांद्रता बढ़ती है वैसे वैसे जो उत्पाद के रूप में एस्टर बन रहा है उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है। तो गुलबर्ग और वागे ने इसी प्रकार के अनेक प्रयोग किए और फाइनली जो निष्कर्ष निकलता है, उन्होंने द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम का इसको फाइनल रिजल्ट दिया। तो क्या होता है द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम, उसको हम परिभाषित करेंगे। तो देखिए, एक निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के क्रिया करने का वेग, मतलब एक फिक्स टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग हो जाता है, ये देखना है अपने को बात। तो एक निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के क्रिया करने का वेग, उसके सक्रिय द्रव्यमान, यहाँ पर एक्टिव मास का नाम लिया गया है, ओनली द्रव्यमान का मान नहीं रखा गया है, यहाँ पर सक्रिय द्रव्यमान के नाम लिया गया है। तो देखिए, पदार्थ की क्रिया करने का वेग उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है तथा एक समांगी अभिक्रिया का वेग उसमें भाग लेने वाले क्रियाकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब यदि एक अभिकारक होगा तो जो अभिक्रिया का वेग होगा उस अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होगा या प्रोपोर्शनल में होगा। और यदि एक से अधिक क्रियाकारक होंगे तो उन सभी क्रियाकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब हम बात करें तो सक्रिय द्रव्यमान क्या है। सबसे पहले तो बात करेंगे सक्रिय द्रव्यमान क्या है। तो सक्रिय द्रव्यमान का अर्थ है वह सांद्रता या वह मास जो कि एक्टिवली किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, या उस किसी भी अभिकारक की सांद्रता का वह भाग जो इतनी एनर्जी रखता है कि अभिक्रिया कर सके, तो वह भाग क्या कहलाता है, वह भाग सक्रिय द्रव्यमान कहलाता है। देखिए, यहाँ पे कोई अभिक्रिया हम ले रहे हैं, A+B आपस में दो अभिकारक है, अभिक्रिया करके उत्पाद बना रहे हैं। तो इस जो ये हमने नियम पढ़ा उसके अनुसार जो रेट ऑफ रिएक्शन है जिसको हम R के द्वारा दिखाएंगे, वो क्या होगी, इनके सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगी। तो अब यहाँ पे जो एक की जो सक्रिय द्रव्यमान होता है, जो सक्रिय द्रव्यमान है उसको हम ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, यानी कोष्टक में जो बड़ा कोष्टक होता है उससे दिखाते हैं। तो जो ए का सक्रिय द्रव्यमान होगा उसको हम दिखाएंगे ब्रैकेट में एक के इस तरीके से, और जो बी का सक्रिय द्रव्यमान होगा उसको हम दिखाएंगे ब्रैकेट में बी के तरीके से। तो हमने देखा कि यदि एक से ज़्यादा अभिकारक होते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है, सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो ये R समानुपाती ए की सक्रिय सांद्रता और बी की सक्रिय सांद्रता के गुणनफल के बराबर होती है। यदि हम प्रोपोर्शनली कांस्टेंट या समानुपाती स्थिरांक हटाएं तो हमें नया स्थिरांक मिलता है K, जिसे हम बोलते हैं वेग स्थिरांक या रेट कांस्टेंट। तो रेट तो हो गई R और रेट कांस्टेंट हो गया K। तो देखिए आगे ये क्या बताता है।
यहाँ सक्रिय द्रव्यमान का अर्थ मोलर सांद्रता अथवा सांद्रता मोल प्रति लीटर से है। अब सांद्रता की अलग अलग यूनिट्स होती है, तो यहाँ पर जो सक्रिय द्रव्यमान लिया गया है उसकी वो हम कैसे लेंगे, यहाँ लेंगे मोल पर लीटर, मतलब 1 लीटर में कितने मोल घुले हुए हैं, जिसको हम मोलर सांद्रता भी कहते हैं। इस सूत्र को वर्ग कोष्ठक में लिखकर व्यक्त किया जाता है। जैसे मैंने आपको बता दिया, ए के लिए ये हो जाएगा ब्रैकेट में और बी के लिए ये हो जाएगा। अब आगे देखिए, वास्तव में सक्रिय द्रव्यमान का अर्थ प्रभावी सांद्रता है, इफेक्टिव कंसंट्रेशन अथवा सक्रियता या एक्टिविटी से होता है। यदि सांद्रता को C तथा प्रभावी सांद्रता को A से प्रदर्शित किया जाता है तो दोनों का संबंध निम्न व्यंजक द्वारा दिया जा सकता है। तो मतलब यहाँ पे F तो क्या हो जाएगा, सक्रिय गुणांक हो जाएगा, और A इक्वल टू FC। A क्या है यहाँ पे, A है इफेक्टिव कंसंट्रेशन या प्रभावी सांद्रता, और C क्या हो गई, कंसंट्रेशन। तो इनके बीच में जो रिलेशन हुआ वो ये हुआ। आदर्श परिस्थिति में F का मान इकाई होता है या 1 होता है, तो A इक्वल टू C, अर्थात सक्रिय द्रव्यमान इज इक्वल टू मोलर सांद्रता। मोलर सांद्रता हमने पता ही किस किस तरीके से नोट किया हमने। यदि अभिक्रिया के समीकरण में पदार्थों के साथ गुणांक हो तो वे सांद्रता के पदों के घात बन जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देखिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। यदि अभिक्रिया के समीकरण में पदार्थों के साथ गुणांक हो तो वे सांद्रता पदों की घात बन जाते हैं। देखिए, यदि जैसे A से पहले है उसके N1 मोल और B से पहले है उसके N2 मोल, मतलब A के N1 मोल B के N2 मोल से अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो रेट लिखेंगे, हमें पता है रेट किसके है, अभिकारकों की सक्रिय सांद्रता, और अभिकारकों की सक्रिय सांद्रता हो गई ब्रैकेट में A और ब्रैकेट में B। लेकिन जो N1 है वो क्या है, इसकी स्टाइक्योमेट्री है या इसके मोलों की संख्या बता रहा है, जो कि इनकी घात बन जाते हैं जब हम रेट लिखते हैं। तो यहाँ एक आगे कितने थे, N1, तो ये एक ही घात बन जाएंगे। मतलब जो रेट किस पे डिपेंड करेगी, A की N1 घात पे और B की N2 घात पे। यदि यहाँ पे मैं लिखता 2A + 3B तो क्या हो जाता, यहाँ जो रेट होगी वो A की 2 घात पे और B की 3 घात पे डिपेंड करती। इस तरीके से जो पदार्थों के साथ जो गुणांक होते हैं, मतलब अभिकारकों के साथ जो गुणांक होते हैं आगे, वो उनकी क्या बन जाती है, रेट लिखते हैं तब उनकी ये बन जाती है, घात बन जाती है। इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन की रेट को दिखाते हैं। और K क्या है, K हमने पता है कि समानुपाती स्थिरांक है, जो कि वेग स्थिरांक कहलाता है। अब हम आगे बात करते हैं साम्यावस्था स्थिरांक। हमने अभी रेट कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट के बारे में बात की और रेट के बारे में बात की। एक सिंपल रेट कांस्टेंट क्या होता है, जब रेट द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम के अनुसार रेट किस पे डिपेंड करती है, सक्रिय द्रव्यमानों पे की सक्रिय सांद्रता पर डिपेंड करती है। अब जब हम समानुपातिक स्थिरांक हटाते हैं तो वेग स्थिरांक आता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी साम्यावस्था स्थिरांक के लिए। तो देखो, कोई भी एक रिएक्शन है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जो कि दोनों तरफ प्रोसीड होती है, अग्र दिशा में और प्रतिप दिशा में या विपरीत दिशा में। तो यहाँ पे एक रिएक्शन हमने माना, ये रिएक्शन है, इसमें A और B अभिकारक आपस में क्रिया करके C और D बना रहे हैं, जो कि और ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शंस में जारी है। और द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम के अनुसार RF, यानी मैंने बताया था जो अग्र अभिक्रिया होगी या फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, उसके लिए क्या हो जाएगा, RF। तो किस पर डिपेंड करेगा, इस डायरेक्शन में जा रहा है तो A इसका भी कारक है और B इसका भी कारक है, तो इनकी सांद्रताओं की घातों पर डिपेंड करेगा। तो ये हो गया। यहाँ में समानुपातिक स्थिरांक हटाया तो KF आ गया, और KF क्या है, अब अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, रेट कांस्टेंट है अग्र अभिक्रिया का। इसी तरीके से विपरीत अभिक्रिया के लिए हम बात करते हैं। तो विपरीत अभिक्रिया के लिए हम रिवर्स रिएक्शंस की बात करेंगे, और रिवर्स रिएक्शंस के लिए हम RR लिखते हैं, RR रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। देखिए, तो RR क्या हो जाएगा, जो RR के लिए विपरीत अभिक्रिया में जो अभिकारक कौन बन जाएंगे, C और D, और उनके आगे कौन से गुणांक थे, M1 M2, तो उन M1 और M2, M1 तो C की घात बन जाएगी और M2 D की घात बन जाएगी। और KR क्या हो जाएगा, जब समानुपाती स्थिरांक है या इसको हम वेग स्थिरांक बोलते हैं, तो KR इसके लिए क्या हो जाएगा, विपरीत अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक हो जाएगा। और हमें यह भी पता है जब साम्य अवस्था पे क्या होता है, अग्र अभिक्रिया और विपरीत अभिक्रिया
का वेग क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो उस कंडीशन में आर एफ इज इक्वल टू आर आर, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बराबर हो जाएगी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। अब आर एफ क्या था, आर एफ ये था, आर आर क्या था, आर आर ये था। अब यदि मैं के आर को नीचे ले आता हूँ और इसको इधर ले जाता हूँ, तो जो हमारे पास इक्वेशन बनकर आती है वो कौन सी इक्वेशन बनकर आती है, ये वाली इक्वेशन, के फॉरवर्ड अपॉन के आर इज इक्वल टू सी की पावर m1 डी की पावर m2 अपॉन ए की पावर n1 और बी की पावर n2। अब ये के ऑफ और के आर वेग स्थिरांक है फॉरवर्ड का और रिवर्स रिएक्शंस का, इन दोनों का अनुपात भी एक स्थिरांक होता है और ये स्थिरांक क्या कहलाता है, साम्यावस्था स्थिरांक। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शंस का और रिवर्स रिएक्शन का जो वेग स्थिरांक का जो अनुपात होता है वो कहलाता है साम्यावस्था स्थिरांक। और इसको हम किसके द्वारा डिनोट करते हैं, इसको हम केसी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो हम इक्वेशन नंबर जो फोर्थ को कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर फोर्थ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं जिसमें इसकी जगह क्या लिखने में आ जाएगा, केसी। यहाँ ये ध्यान रखना आवश्यक है कि ए बी सी तथा डी क्रमशः ए बी सी डी की साम्यावस्था पर सांद्रता है, अतः साम्यावस्था स्थिरांक को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे साम्यावस्था पर ही हमने साम्यावस्था स्थिरांक लिया है, तो जो ए बी सी डी की जो सांद्रता इस समय लिखी गई है वो साम्यावस्था पर सांद्रता है। तो हम इसको परिभाषित कैसे करेंगे, देखिए, एक संतुलित अभिक्रिया में उत्पादों की साम्यावस्था सांद्रता के गुणनफल तथा अभिकारकों की साम्यावस्था सांद्रता के गुणनफल का अनुपात, जबकि प्रत्येक सांद्रता पद की घात उस समीकरण में उपस्थित पदार्थ के गुणांक के बराबर हो, साम्यावस्था स्थिरांक कहलाती है। तो मतलब उत्पादों की ये, इसमें उत्पाद तो कौन से हो गए, ऊपर की तरफ उत्पाद और नीचे की तरफ क्या हो गए, अभिकारक, और इनके जो आगे गुणांक था वो उनकी क्या हो गई, घात के बराबर हो गए। तो उनके इनका अनुपात क्या हो जाएगा, उस अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक कहलाता है। इस तरीके से हमने देखा कि साम्यावस्था स्थिरांक फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के वेग स्थिरांक का अनुपात होता है। अब हम आगे बात करते हैं। ये हमने बात करी ली, इस साम्यावस्था स्थिरांक कहलाता है। अब एक रिएक्शंस के लिए हम बात करें तो ये देखिए, ये रिएक्शन है अमोनिया बनाने की, तो इसमें क्या हो जाएगा, कैसी, सबसे पहले अनस्त्री, और अनस्त्री का गुणांक कितना है, 2, तो ये इसकी घात लग जाएगी अपॉन अभिकारक N2 के आगे कुछ भी नहीं है तो N2 का N2 रह जाएगा, H2 के आगे कितना है, 3, तो ये इसकी घात लग जाएगी। इस तरीके से ये इसका साम्यावस्था स्थिरांक हो जाता है। ये तो बात है जब हम सिंपल मोलर सांद्रता के रूप में हम वो लेते हैं। यदि आंशिक दाबों के रूप में साम्यावस्था स्थिरांक की बात करें तो क्या होगा, ये देखिए, यदि अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद गैसीय अवस्था में हो तो उनकी सांद्रताओं को उनके आंशिक दाबों के रूप में व्यक्त किया जाता है। अभी तक हम लिक्विड की बात कर रहे थे जिसमें क्या होता था, मोल पर लीटर हो रहा था, लेकिन यदि अभिकारक उत्पाद दोनों ही गैस हो तो आंशिक दाबों के रूप में हम उनके सांद्रताओं को निरूपित करेंगे। तो आदर्श गैस समीकरण हमें पता है PV इक्वल टू nRT होती है, और यदि मैं V को नीचे ले जाता हूँ N/V तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन। N क्या है यहाँ पे, मोल होता है, और V क्या है, आयतन हो जाता है। तो मोल अपॉन आयतन क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। तो हम N/V की जगह क्या लिख सकते हैं, C। तो जो अपना मोलर सांद्रता किसके समानुपाती आ जाएगी, कंसंट्रेशन के। तो P इक्वल टू CRT होता है, और यदि P इक्वल टू CRT होता है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, यानी कंसंट्रेशन के समानुपाती होता है किसी भी अभिकारक या उत्पाद का आंशिक दाब। अर्थात निश्चित ताप पर किसी गैसीय पदार्थ का आंशिक दाब उसकी मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। अब एक ये इक्वेशन है समझाने के हिसाब से, तो जो PC जो अब हाँ, यदि हम आंशिक दाब के रूप में बात करें तो प्रेशर ऑफ C और उसकी घात M, प्रेशर ऑफ D और उसकी घात M2, प्रेशर ऑफ A और उसकी घात N1, और प्रेशर ऑफ B और उसकी घात N2। इस तरीके से हम किसके रूप में डिनोट किया अपन ने इसको, हमने इसको डिनोट किया है आंशिक दाब के रूप में। अब हम आगे बात करें तो देखिए, Kp क्या हो गया, यहाँ पे दाब साम्यावस्था स्थिरांक था। अभी अगर हम अमोनिया वाला एग्जाम्पल लें तो ये लो, अमोनिया वाला एग्जाम्पल ले लो, तो उसमें प्रेशर ऑफ अनस्त्री और यहाँ पे गुणांक क्या है इसके आगे, 2, तो 2 इसकी घात हो जाएगी। यहाँ पे प्रेशर ऑफ N2 के आगे कोई नहीं है तो उसकी घात कुछ होगी नहीं, और H2 के आगे 3 है तो इसकी घात 3 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं Kp और Kc के बीच में रिलेशन।
आंशिक दाबों के रूप में ये जो है, और ये अपने मोल सांद्रता के रूप में जो हम करते हैं साम्यावस्था स्थिरांक, दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो। ये तो हो गया केपी के रूप में रिएक्शन का साम्यावस्था स्थिरांक। और अगर आगे देखते हैं, यदि गैसीय अभिकारक और उत्पाद आदर्श गैस समीकरण का पालन करते हैं तो वो वाली बात होगी। तो कंसंट्रेशन किसके बराबर आ जाएगी, यहाँ देखिए पी ए इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ आर टी और पी ए इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, मतलब एक्टिव सांद्रता के तो बराबर होता है। किसी भी अभिक्रिया का वेग उसकी सक्रिय सांद्रता के तो बराबर होता है, समानुपाती होता है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर मैं पी ए की जगह लिख दूँ कंसंट्रेशन ऑफ ए, एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ ए और आर टी, और पी बी की जगह ये लिख देंगे कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी, और सी की जगह ये लिख दूँ, डी की जगह ये लिखूँ, तो केपी वाली इक्वेशन किस तरीके से लिखने में आ जाएगी, इस तरीके से लिखने में आ जाएगी। वहाँ पे उस समय क्या था, पीसी था ऊपर, तो पीसी की जगह हमने क्या लिया, कंसंट्रेशन एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी की पावर m1। इसी तरह से ये डी की हो गया, ए का हो गया और बी का हो गया। अब यहाँ पर ये मैं साइड में निकाल लेता हूँ, केवल कंसंट्रेशन और आर टी सब में कॉमन है, तो इनको घाते तो जुड़ जाती है, और दोनों में कॉमन है तो हम उनको साइड में रख लेते हैं। अब ये देखिए, ये जो रिलेशन था वो किसके बराबर है, हमने पिछले उसमें देखा था, ये जो रिलेशन है वो बिल्कुल इक्वल है केसी के बराबर। किसके बराबर है, केसी के बराबर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह केसी लिख सकते हैं। तो के पी इक्वल टू केसी। अब आर टी तो यही है। अब ये अगर मैं इसको ऊपर लेकर जाता हूँ तो N1 और N प्लस N2 क्या हो जाएंगे, M1 प्लस M2 से माइनस हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा ये, के पी इक्वल टू के सी आर टी M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2। M1 प्लस M2 क्या है, ये है उत्पाद के मोलों की संख्या, और N1 प्लस N2 अभिकारक के मोलों की संख्या, और इन दोनों का जो डिफरेंस आता है उसको हम डेल एन से दिखाते हैं। तो के पी इक्वल टू के सी आर टी इक्वल टू डेल एन इसका फाइनल इक्वेशन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ डेल एन क्या है, उत्पाद गैसों के मोलों की संख्या माइनस अभिकारक गैसों के मोलों की संख्या। यह समीकरण 8 केपी और केसी के बीच में संबंध बताती है। तो केपी और केसी के बीच में क्या संबंध आ जाएगा, केपी और केसी के बीच में जो संबंध आ जाएगा वो ये होगा, और इससे काफ़ी इक्वेशन आप काफ़ी न्यूमेरिकल सोल्व होंगे। केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल एन। अब समीकरण से क्या स्पष्ट है, देखिए अब आगे कि डेल एन क्या है, उत्पाद के मोलों की संख्या माइनस अभिकारक के मोलों की संख्या। सिंपल सी बात है, यदि उत्पाद के मोलों की संख्या ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में केपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब आगे देखिए, अगर अभिकारक के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, तो अभिकारक के मोलों की संख्या ज़्यादा होगी उत्पाद के मोलों की संख्या के कंपेयर में, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो केपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, केपी की वैल्यू उससे कम आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर उत्पाद के 2 मोल, यहाँ उत्पाद के 2 मोल है इस फर्स्ट इक्वेशन में, और अभिकारक के भी 2 मोल है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, तो डेल एन क्या हो जाएगा, 0। तो के पी इक्वल टू कैसी आ जाएगा, क्योंकि आर टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब यहाँ देखिए सेकंड इक्वेशन में, यहाँ 2 मोल तो SO2 की है और 1 मोल O2 का है, तो कुल टोटल उत्पादों के 3 मोल हो गए, और इधर 1 ही मोल हो गया। तो उस कंडीशन में आर टी की पावर कितनी हो जाएगी, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। तो यहाँ के पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, केसी से ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि उसकी जो केसी इंटू आर टी हो जाएगा, और आर टी उसके साथ मल्टीप्लाई होकर केपी की वैल्यू केसी से ज़्यादा आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए उत्पाद के तो 2 मोल है, लेकिन अभिकारक के 4 मोल है, तो उस कंडीशन में 2 माइनस 4 होगा, तो -2 किसकी वैल्यू आ जाएगी, डेल एन की। तो उस कंडीशन में केसी की वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी केपी के कंपेयर में। इस तरीके से हम उस इक्वेशन से देख सकते हैं कि किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, या तो केपी की वैल्यू ज़्यादा होगी या केसी की वैल्यू ज़्यादा होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।